गरीब ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा। आबिदा, तुम बहुत थक गई होगी। तुम आज ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से आई हो। तुम अपने कमरे में आराम कर लो, तब तक मैं जाकर तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ अच्छी चीजें बाजार से खरीद कर ले आती हूँ। रुकिए अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी थोड़ा घूम लूंगी बाजार। ठीक है, अगर तुम्हें बाजार घूमने का मन है तो चलो। गुलशन अपनी बेटी आबिदा को लेकर बाजार में आती है, जहाँ वह कुछ फल फ्रूट्स खरीद रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इजहार नाम का एक गरीब लड़का कड़ी धूप में नींबू पानी बेच रहा होता है। कुछ देर बाद गुलशन आबिदा फ्रूट खरीद के वहां से आ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दो लफंगे लड़के आते हैं, जो आबिदा को देखकर उसको छेड़ने लगते हैं। अरे हमारे इलाहाबाद में ये गोरी चमड़ी कहाँ से आ गई? दूध केसर से नहाती है क्या, जो इतनी चमक रही है? एक्सक्यूज मी, डोंट टच माई बॉडी। मैं पुलिस को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। गुलशन आबिदा को उनसे दूर करती हुई। दूर हटो मेरी बच्ची से, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को छूने की कोशिश की तो। देखते ही देखते लफंगा लड़का आबिदा को बहुत ज्यादा छेड़ने लगता है। तभी दूर खड़ा इजहार ये सब देखकर उसकी मदद करने वहां पहुंचता है। दूर हटो जाहिल इंसान, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। अरे अल्लाह से डरो। अब इजहान आबिदा को लफंगे लड़कों से बचाता है, जिसके बाद आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन इजहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सही वक्त पर आकर तुमने हमारी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। आमीन। आप लोग ध्यान से जाइएगा। अब इजहान एक ऑटो रिक्शा में आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन को बिठा देता है, जिसके बाद में दोनों अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजहान भी अपने घर लौटता है। आ गया बेटा तू, हाँ बैठ, मैं शाम की नमाज पढ़कर आती हूँ। इजहान का सारा परिवार शाम की नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद इजहान की बहन नाजिया सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाकर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक रोज इजहान सड़क पर घूम घूम कर गर्मी में शिकंजी बेच रहा होता है। तभी उसे अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी नजर आबिदा पर पड़ती है, जहाँ दो चोर आबिदा का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं और आबिदा चिल्ला रही होती है, चोर चोर मेरा पर्स पर्स। तभी इजहान भागता हुआ उन चोरों के पास जाता है और उन चोरों से मार पीट कर आबिदा का पर्स लेकर आबिदा के पास आता है। ये लीजिए मोहतरमा, आपका पर्स। आपके होठ तो पूरी तरह सूख गए हैं चिल्लाने की वजह से। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाता हूँ। अब इजहान आबिदा के हाथ में ठंडा नींबू पानी का ग्लास देता है। थैंक यू इजहान, आज फिर तुमने मेरी हेल्प की। माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत हैं आप। आपको कोई मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है? थैंक यू। आबिदा अपने घर लौटती है और देखते ही देखते अब आबिदा इजहान को पसंद करने लगती है और अब वो दोनों आए दिन मिलने लगे थे। ऐसे ही समय गुजरते हैं और एक दिन गुलशन आबिदा से कहती है, सुनो आबिदा, तुम्हारी अब पढ़ाई खत्म हो चुकी है और देखो तुम्हारे लिए फूफी के बेटे का रिश्ता भी आया है। तुम्हें अगर पसंद हो तो मैंने कहा कि बात आगे बढ़ाऊं। सुनो मॉम, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? मेरे दिल जोरों से घबरा रहा है, जल्दी बताओ कौन है वो? मॉम, वो और कोई नहीं, इजहान है, जिसने उस दिन हमें उन घटिया लड़कों से बचाया था और उसने कई बार अनजान जगह पर मेरी हेल्प भी की है और मेरी मदद की है। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैं उसी से निकाह करना चाहती हूँ। या अल्लाह, वो नींबू पानी बेचने वाला गरीब लड़का, उससे तू निकाह करना चाहती है? ये कैसी बातें कर रही है? तेरे अब्बू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कितने हिफाजत से उन्होंने तेरी परवरिश की है और तू उन्हें आज ये दिन दिखाएगी? आप कुछ भी बोलिए मॉम, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करूंगी। ये सब क्या बोल रही हो आबिदा बेटी? तुम शुरू से अमेरिका में रही हो और तुम्हें तो कुछ रूल रेगुलेशंस भी नहीं पता है यहाँ के। और तुमने जो लड़का पसंद किया है वो बिल्कुल ही देहाती है, ऊपर से गरीब भी है। तुम वहां पर कैसे सरवाइव कर पाओगी? आप कुछ भी बोलिए डैड, लेकिन मैं इजहान से ही निकाह करूंगी। अब आबिदा की ये जिद उसकी अम्मी अब्बू से देखी नहीं जाती और वो लोग आबिदा के कहने पर आबिदा की शादी इजहान नाम के गरीब लड़के से करवा देते हैं। आबिदा निकाह करके अपने प्यार इजहान के घर आती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। आओ घर के अंदर आओ बहू। अब आबिदा घर के अंदर घुसती है, जहां उसकी नजर एक मिट्टी के चूल्हे पर जाती है और एक खाट पर, जिसे देख आबिदा समझ जाती कि इजहान का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वह खुशी खुशी सभी चीजों को कबूल कर लेती है। अगले दिन सुबह आबिदा की ननद नाजिया सुबह 4 बजे की नमाज पढ़ रही होती है और जब वह दुआ पढ़कर खड़ी होती है तो आबिदा उससे कहती है, नाजिया, ये तुम क्या कर रही हो अर्ली मॉर्निंग? भाभी जी, मैं समझ सकती हूँ आप शुरू से अमेरिका में रही हैं, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी और सिखा दूंगी। तभी नाजिया अपनी अमेरिका से आई हुई भाभी को नमाज सिखाते हुए कहती है,
ये लो भाभी, सर पर ये कपड़ा रख लो और इस आसन पर मक्का की तरफ मुंह करके बैठिए और अल्लाह अकबर कहकर तकबीर करिए। नाजिया के बताए हुए तरीके से आबिदा नमाज पढ़ती है। बहुत सुकून मिला ये नमाज पढ़कर नाजिया। अब नाजिया देखते ही देखते अपनी अमेरिकन भाभी आबिदा को 5 तरह के नमाज कैसे फज्र, जौहर, अस्र, मगरिब, ईशा सारे पहर के नमाज पढ़ना सिखा देती है। आबिदा भी नई नई चीजें सीख कर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद, सुनिए मॉम, सो सॉरी अम्मी जान। कोई बात नहीं आबिदा, तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो, अम्मी मॉम कुछ भी। अम्मी जान, आज मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है? आप रहने दीजिए भाभी, आप शुरू से अमेरिका में रही हैं और हम गरीब परिवार के घर में कोई गैस नहीं है, चूल्हा जलाना पड़ता है और आप उस पर खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ। फटो मुझे सिखा भी तो सकती हो। ठीक है भाभी, अगर आपका मन है तो मैं आपको चूल्हे पर खाना बनाना सिखा देती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अब नाजिया अपनी अंग्रेजन भाभी को चूल्हे पर खाना बनाना सिखाना शुरू करती है और नाजिया जैसे ही चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग लगाती है कि चूल्हे से ढेर सारा धुआं निकलने लगता है, जिस धुएं से आबिदा परेशान होती हुई कहती है, ओह गॉड, ओह इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। अरे भाभी आप ठीक तो हैं? जाइए आप कमरे में जाइए, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नाजिया तुम जाओ, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। मैं समझ गई कि चूल्हे पर खाना कैसे बनाया जाता है। अब आबिदा पहली बार चूल्हे पर खाना बनाकर अपने गरीब ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। आबिदा खाने में दाल, रोटी, चटनी बनाकर लेकर आती है। आबिदा, ये खाना तुमने बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। अब देखते ही देखते आबिदा अपने ससुराल में बहुत सी चीजों को सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रमजान का महीना शुरू हो जाता है। आबिदा का अपने ससुराल में ये पहला रमजान था। आबिदा ने आज से पहले कभी कोई रमजान नहीं किया था और ना ही उनके बारे में अच्छे से जानती थी। तभी नाजिया और शबाना रसोई में आपस में बातें करते हुए कहती हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है नाजिया, रमजान का महीना कल से शुरू होने वाला है और आबिदा का ये पहला रमजान होगा और तुम तो जानती हो कि ये पहला रोजा रखते हैं उसको कितनी अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाई जाती है। रुआवजा, प्याज की कचौड़ियाँ, चना मसाला, फल, रायता, लस्सी, इस तरह की सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हम गरीब परिवार कहाँ से करेंगे? तभी नाजिया और शबाना की बातें सुनकर इजहान भी वहाँ आता है। हाँ अम्मी, यही चिंता तो मुझे सताई जा रही है। कुछ दिनों से नींबू पानी भी ठीक तरीके से नहीं बिक रहा है। जो 150 रुपए मिलते थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो हम आबिदा को उसके पहले रोजे पर उसे क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। आबिदा का पूरा गरीब ससुराल इस चिंता में भी था कि वह आबिदा के पहले रोजे पर उसे क्या खिलाएंगे। वहीं दूर खड़ी आबिदा ये सारी चीज सुन रही होती है। तभी कुछ देर बाद नाजिया और शबीना आबिदा के कमरे में जाकर उससे पूछते हुए कहते हैं, बहू आबिदा, कल से रमजान शुरू होने वाले और कल तुम्हारा पहला रमजान होगा, क्या तुम रोजे करोगी? जी अम्मी जान, मैं ही रोजे रखूंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है ये आबिदा, अल्लाह तेरी सेहत सलामत रखे इन दिनों। अब इतना कहकर शबाना और नाजिया वहां से चली जाती हैं। तभी आबिदा फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं जानती हूँ अम्मी जान आप बहुत परेशान हैं कि मैं पहले रोजे में क्या खाऊंगी, पर आप चिंता मत करिए, मैं आप सबके रोजे की सहरी इफ्तार का सारा इंतजाम करूंगी। अब आबिदा फोन में देखने लगती है कि पहले रोजे को किस तरीके से किया जाता है और पहले रोजे में क्या क्या इफ्तारी और सहरी में खाया जाता है। सभी चीजें देखने के बाद आबिदा को एक ऐसी साइट फोन पर मिलती है जो रमजान के महीने सभी मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लो प्राइस में प्रोवाइड करती थी। आबिदा बिना किसी देरी के उस साइट पर तरह तरह के खाने जैसे कचौरी, फल, फ्रूट, जूस, रुआवजा, कबाब, चिकन, फ्रूट, रायता, कस्टर्ड, मिल्क, डेजर्ट, सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद सभी लोग नमाज पढ़कर सहरी के लिए बैठते ही हैं कि तभी फूड डिलीवरी वाले उनके घर पर ढेर सारा पकवान भिजवाते हैं। इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, ये रुआवजा, ये कचौड़ियां, ये सब कहाँ से आया? ये सब मैंने ऑर्डर किया है आप सभी के लिए अपने पहले रमजान की खुशी में। अरे बहू मुझे माफ करना, ये सारी चीज तो मुझे करनी चाहिए थी तेरे लिए, तेरे पहले रमजान पर, लेकिन ये सब तू कर रही है, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, मैं भी ठो आपकी बहू हूं ना, ठो आप खड़ो या मैं बाठो एक ही हुई ना। हाँ मेरी बहू, तू सही कह रही है, अल्लाह तेरी सोच हमेशा ऐसे ही पाक रखे। अब आबिदा अपने पहले रोजे पर अपने पूरे ससुराल वालों के लिए ढेर सारा खाने पीने का सामान मंगवा लेती है, जिससे उसके पूरे गरीब ससुराल वालों का रमजान का महीना बहुत ही आराम और खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा था। रात के 8 बजे शांति सिलाई कर रही होती है तो वहीं उसकी तीनों बेटी सुमन, कविता, नेहा बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आशा आती है। अरे बहन, मेरा ब्लाउज बन गया क्या? और ये क्या, तुम इतनी रात तक सिलाई कर रही हो और तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं? खाना वाना नहीं बनेगा क्या आज तुम्हारे घर में?
बस बहन, ये आखिरी कपड़ा है, इसे सिलकर मैं ही खाना बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी घर के कामों में लगी रहे, पढ़ाई छोड़कर। अरे शांति, तुम विधवा हो, पति के जाने के बाद अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर पा रही हो। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में तुम अपनी 3 बेटियों को पढ़ाना चाहती हो। बेटियों को पढ़ाकर क्या करोगी? कल को ये दूसरे घर में जाकर चूल्हा ही फूकेंगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी तीनों बेटियों को घर के काम करना सिखाओ, ताकि शादी के बाद ससुराल संभाल सके, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी तो बेटे ही उठा पाते हैं। आशा की बातें शांति को बहुत बुरी लगती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती और उसे उसका ब्लाउज दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह 5 बजे उठकर शांति घर के सारे काम खत्म करके अपनी बेटियों के लिए खाना बनाकर कोठियों में नंगे पैर जाती है और वहां झाड़ू पोछे का काम करती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जा सकती हूँ क्या? दरअसल मुझे जुराब की फैक्ट्री में भी जाना है। 2 घंटे बैठकर जुराब के धागे काट लेती हूँ तो कुछ पैसे बन जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आराम से जाओ, पर कल थोड़ा जल्दी आना। मेरे दोनों बच्चे शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है ना, तो उनके लिए कल तुम्हें बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर शांति भी अपनी तीनों बेटियों को शहर भेजने की ठान लेती है और सारा काम खत्म करके फैक्ट्री में जाकर काम करती है। इसी तरह शांति सुबह से शाम तक बस काम करती और अपने तीनों बेटियों को खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते शांति की तीनों बेटियां 18 साल की हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ, ये देखो, हम तीनों बहनें स्कूल में फर्स्ट आई हैं। अरे वाह बेटी, तुम तीनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब इसी तरह तुम्हें अपने आगे की पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है और लोगों को दिखा देना है कि गरीब माँ की 3 बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। आशा पड़ोसन अपने घर के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है और अपने तीनों बेटों से जाकर कहती है, तुम तीनों तो नालायक निकले। उन तीनों को देखो, सरकारी स्कूल में भी पढ़कर फर्स्ट आई हैं, और तुम तीनों के ऊपर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, फिर भी तुम तीनों स्कूल में सिर्फ पास हो सके हो। माँ, वो तीनों तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रही हैं, नकल मार कर फर्स्ट आ गई होंगी, पर हम तो अपने गांव के सबसे महंगे स्कूल में जा रहे हैं। अगर इन तीनों को वहां भेज दिया ना तो ये मुश्किल से भी पास नहीं हो पाएंगी, और आप हमें उन 3 गरीब बेटियों से कंपेयर कर रही हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और मेरी बातों को सच करके दिखाएं कि बेटियां कभी कुछ नहीं कर सकती। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे ही बनते हैं, और वैसे भी तुम तीनों की पढ़ाई पर मैं पानी की तरह पैसा बहा रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम तीनों एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। आशा शांति की तीनों बेटियों से जलती है और अपने बेटों पर गर्व करती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन शांति कुछ पैसे जोड़कर अपनी तीनों बेटियों से कहती है, फैक्ट्री में काम करने से फायदा हुआ है मेरा। देखो, इस महीने मैंने 10,000 रुपए बचा लिए। अब मैं अपनी तीनों बेटियों को शहर भेजूंगी। तुम वहां पर जाकर डॉक्टर, वकील और फौजी की तैयारी आराम से कर पाओगी। गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है, तुम गांव में रहकर आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगी। और तुम्हें पता है कि मेरी मालकिन ने अपने दोनों बच्चों को शहर भेजा था और वो दोनों ही आज इंजीनियर बनकर लौटे हैं। माँ, हमने आपको देखा है, आप कैसे सुबह 5 बजे उठकर ठंड हो या गर्मी नंगे पांव दिन रात बस काम करती रहती हो। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, क्योंकि हमने सोच लिया है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ काम भी करेंगे। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अगर एक बार तुमने पैसे देख लिया और काम करने लगे तो पढ़ाई नहीं करोगे। अगर तुम तीनों ने फिर कभी ऐसी बात करी तो मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम तीनों शहर जाकर पढ़ाई करोगी और मेरा फैसला अटल है। अगर तुम तीनों को अपनी जिद पूरी करनी है तो अपनी माँ को भूल जाओ। अपनी बेटियों से नाराज होकर शांति सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी माँ की नाराजगी देखकर तीनों बेटियां शहर जाने का फैसला करती हैं। तो वहीं आशा के तीनों बेटे भी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमारे गांव में तो एक भी ढंग का कॉलेज नहीं है। मुझे बिजनेस करना है, भैया को सिविल इंजीनियर बनना है और विशाल तो पुलिस बनना चाहता है। यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हमें शहर जाना होगा ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। हमें शहर जाने दो ना माँ। बेटा, तुम्हारे पापा भी विदेश में रहकर काम करते हैं और तुम तीनों भी मेरी नजरों से दूर हो जाओगे। माँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और माँ, जब वो गरीब अपनी तीनों बेटियों को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सकती हैं तो आप क्यों नहीं? अपने तीनों बेटों के जिद करने पर आशा अपने तीनों बेटों को शहर भेज देती है। इस तरह गरीब माँ की 3 बेटियां और अमीर माँ के 3 बेटे शहर चले जाते हैं। आशा और शांति के बच्चे एक ही जगह रहकर पढ़ाई कर, जहां शांति की तीनों बेटियां पढ़ाई पर ध्यान लगाती हैं, तो वहीं आशा के तीनों बेटे अपने फ्लैट में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करते हैं। और ये सब कुछ तीनों गरीब बहन अपने फ्लैट की खिड़की से देखती हैं।
ये तीनों कितने बुरे हैं। ये अपनी माँ के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आंटी को तो बस यही लगता होगा कि उनके तीनों बेटे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनके तीनों बेटे यहाँ पर पार्टियां कर रहे हैं। इन्हें जो करना है करने दो, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, माँ से इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मांग सकते। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं खाली समय में मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, ताकि छोटा मोटा खर्चा हम खुद उठा सके। इस तरह तीनों बेटियों को अपनी माँ के पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहाँ शांति सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम खत्म करती है और अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती। उसके बाद फैक्ट्री में जाती और घर आकर भी अपनी बेटी को कुछ नहीं करने देती और उनके लिए खाना बनाती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देती। अपनी माँ के स्ट्रगल को याद करके तीनों बहन एक बार फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन आशा के पास पुलिस का फोन आता है। आपके बेटे ने किसी मासूम लड़के का सिर फोड़ दिया है, पुलिस स्टेशन आ जाओ, वरना एक बार FIR दर्ज हो गई तो बेटे को छुड़ा नहीं पाओगी। पुलिस वाले की बात सुनकर आशा नंगे पांव पुलिस स्टेशन जाती है और कुछ पैसे जमा करके अपने बेटे की जमानत करके घर आती है और वो देखती है कि उसका दूसरा बेटा रवि भी शहर से नशे की हालत में घर आ गया है और वो घर के बाहर बेहोश पड़ा है। तुम्हारे नशेड़ी बेटे को कोई छोड़ कर गया है यहाँ। बहन, तुमने अपने बेटे को शहर क्या बनने के लिए भेजा था और ये तीनों क्या बनकर आए हैं? अगर तुम दोनों को पता है कि विशाल कहाँ है तो मुझे बताओ। तुम तीनों ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आशा के काफी पता करने पर उसे पता चलता है कि उसका तीसरा बेटा गांव में किसी क्लब में जुआ खेल रहा है और उसने अपनी माँ के सारे गहने दांव पर लगा दिए। ये सब जानकर आशा अपने तीसरे बेटे को भी घर लाती है और उसका सारा कर्जा चुकाती है। तभी वहां शांति की तीनों बेटियां डॉक्टर, वकील और फौजी के कपड़े में घर आती हैं, जिसे देख पूरा गांव तारीफ करता रहता है और शांति अपने पति की फोटो हाथ में लेकर अपने पति से करती है। काश कि आप हमारे साथ होते। अगर आज आप यहाँ होते तो आपको भी अपनी तीनों बेटियों पर गर्व होता। हमारी एक बेटी डॉक्टर, दूसरी बेटी वकील और तीसरी बेटी फौजी बन चुकी है। इन तीनों ने शहर जाकर अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की और आज अपने पैरों पर खड़ी है। माँ, अपनी इस बेटी को आज्ञा दो, मुझे बॉर्डर पर जाना है। दीदी, नेहा, माँ की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के हवाले करके जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम माँ का ख्याल रखेंगे। शांति की तीनों बेटियों को देख आशा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो शांति को ताना दिया करती थी और ये सब सोचकर बस वो पछताती है। तो वहीं शांति अपनी बेटियों की वजह से अब आराम की जिंदगी जीती है।